18 जून को अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट्स के एमओयू पर सहमति बनी। लगा कि दुनिया शांति की ओर बढ़ चलेगी। दोनों देशों ने इस समझौते पर सिग्नेचर भी कर दिए, डिजिटल साइन हुए। 19 तारीख को पहली बातचीत डिसाइड हुई, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले करके ट्रंप की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आज 21 तारीख है। इजराइल लेबनान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन आज दोनों देशों के डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में मौजूद है, बातचीत के लिए इकट्ठा हुए। और आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर और वजीर आजम शहबाज भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर बातचीत में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। लेकिन इस बातचीत के बीच अभी भी कई सारे रोड़े, कई सारे पेंच हैं जिनका सुलझना बाकी है। सुलझ पाएंगे कि नहीं, यह भी कोई नहीं जानता। ईरान का डेलीगेशन बातचीत के लिए तो पहुंचा है, लेकिन हॉर्मुज पर ताला लगाकर ईरान ने सख्त लहजे में वार्निंग दे दी है कि अगर कोई हॉर्मुज को उसकी इजाजत के बिना पार करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी सुरक्षा का खुद जिम्मेदार होगा। और ये इसलिए चेतावनी दी गई है क्योंकि नेतन्याहू माने नहीं, लेबनान पर बम बरसाए हैं और उनका यह कहना है कि हम तो ये काम करते रहेंगे। तो ईरान कह रहा है आप करिए, हम हॉर्मुज को बंद करके रखेंगे। उधर नेतन्याहू ट्रंप की गारंटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेबनान पर लगातार मिसाइलें और बारूद दागकर इस बातचीत को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। यानी कि अब अमेरिका और इजराइल के बीच भी लकीर खिंच गई, और लकीर यह खिंची है कि शांति होगी तो सब जगह, नहीं तो शांति नहीं होगी, अशांति रहेगी। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर यह बातचीत कहां तक पहुंचेगी। यह जो सबसे बड़ा पेच है नेतन्याहू और लेबनान वाला, वो सुलझेगा या नहीं सुलझेगा? नहीं सुलझा तो फिर क्या होगा? ऐसा कैसे समझौता ट्रंप कर बैठे, ये नेतन्याहू के मन में है, जिसे वो पूरा ही नहीं कर पा रहे। ईरान इस बात पर भी अड़ा है कि भाई पहले 28 लाख करोड़ के फंड पर तो बातचीत करो, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। ये जो फ्रीज करके रखा हुआ है उसको कब रिलीज करोगे, कैसे रिलीज करोगे? तो आज इन्हीं तमाम पहलुओं और सवालों पर नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर आज स्विट्जरलैंड में बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान एक मेज पर आमने सामने बैठ रहे हैं, इन पर भी बातचीत हो। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं कि आखिर यह पूरी कहानी उलझी कैसे और क्या यह सुलझ सकती है या नहीं। 19 तारीख को होने वाली बातचीत क्यों टल गई आखिरकार, और कैसे यह नौबत आ गई कि ईरान को फिर से हॉर्मुज पर तालाबंदी करनी पड़ी, जिसके खोलने पर सहमति बन गई थी और अमेरिका भी अपनी नाकेबंदी हटा रहा। दरअसल दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट्स का जो एमओयू साइन किया गया था, उसमें से एक शर्त यह थी कि लेबनान में भी तनाव खत्म होगा, यानी वहां पर भी बारूद बरसना बंद होगा। और इजराइल की तरफ से ट्रंप ने सुरक्षा को लेकर गारंटी भी दे दी कि हम गारंटी लेते हैं कि लेबनान में बम नहीं बरसेगा। लेकिन सिग्नेचर हुए चंद घंटे भी नहीं बीते कि नेतन्याहू की सेना ने लेबनान को धुआं धुआं करना शुरू कर दिया, बारूद बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ईरान के कान खड़े हो गए, कहे ये तो डील टूट रही है। जो बारूद लेबनान में बरसा उसने ना सिर्फ तबाही मचाई, बल्कि ट्रंप की उस गारंटी की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी जो उन्होंने इस समझौते के दौरान ईरान को दी थी और जो 14 पॉइंट्स में शामिल था। अमेरिका के दबाव में सीज फायर भी हुआ, लेकिन इजराइल ने उसकी भी धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसके बाद ईरान अब बौखला गया है और हॉर्मुज पर फिर से ताला जड़ दिया है, और ताला जड़ के पहुंचा है स्विट्जरलैंड बातचीत करने के लिए। ईरान ने सख्त लहजे में वार्निंग तक दी है कि अगर उसकी मंजूरी के बिना हॉर्मुज कोई पार करने की कोशिश करता है तो फिर तबाही का बवंडर वो देख लेगा, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ, इसलिए अभी ताला लगा है, पार मत करिए हॉर्मुज बिना बातचीत किए। ये ईरान की ओर से सख्त चेतावनी, सख्त वार्निंग दी गई। तो हालात मुश्किल भरे हो गए हैं। अब ये लेबनान वाला मसला सुलझे तो बातचीत आगे बढ़े, और जाहिर सी बात है बातचीत की टेबल पर बैठ रहे हैं तो सबसे पहले बातचीत तो यही होगी कि भाई वो गारंटी कहां गई लेबनान वाली। तो यह साफ है कि ट्रंप का जोर अब नेतन्याहू पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इजरायली सेना लेबनान छोड़ने को तैयार नहीं और कह रही है हम लेबनान नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि डील भले हो जाए, लेकिन वो लेबनान से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, इसको ध्यान में रखकर डील करिए आगे। नेतन्याहू के अलावा इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर ने तो यहां तक कह दिया कि लेबनान को पूरा जलना चाहिए। अब उधर दोनों देशों के डेलीगेशन स्विट्जरलैंड की सरजमी पर बात सुलझाने के लिए पहुंचे। ये आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, 60 दिन की जो डेडलाइन है उसमें जल्दी जल्दी बातचीत करके अमेरिका निकलना चाहता है। और इधर आईडीएफ प्रवक्ता का एक बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की बातचीत पर नजर रख रहे हैं, लेकिन हम अभी भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि चिंगारी फिर से भड़क रही है मिडिल ईस्ट में, और आगे शांति होगी कि नहीं होगी, अभी क्रॉस फिंगर वाली सिचुएशन है। पूरी दुनिया क्रॉस फिंगर करके बैठी हुई है, लेकिन स्विट्जरलैंड में आज बातचीत होने वाली है और टेबल सज चुका है, तैयारी पूरी है। इस एमओयू के जरिए अभी दोनों देशों के बीच सिर्फ 60 दिनों का मसौदा तैयार हुआ, जो 14 पॉइंट का एमओयू हुआ था, जिसको साइन करने के बाद ट्रंप ने कहा था डील साइन कहा था। हालांकि कई वायदे तो समझौते के चंद घंटों के अंदर टूट गए।
जैसे लेबनान पर हमला, जो कि था कि लेबनान पर हमला नहीं होगा, चारों शांति होगी। हॉर्मुज पर तालाबंदी, क्योंकि एक शर्त टूटी तो ईरान ने दूसरी शर्त तोड़ी और हॉर्मुज पर ताला लगा दिया कि जाओ गुजरो। ईरान का डेलीगेशन बातचीत के लिए पहुंचा तो जरूर है, लेकिन यकीनन वो बातचीत के मूड में होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब यह जानना भी जरूरी है कि अगर बातचीत होती है तो कौन कौन से मुद्दे टेबल पर होंगे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस एमओयू के तहत ईरान ने दोहराया है कि वो परमाणु हथियार हासिल या विकसित नहीं करेगा। तो वो ये कह रहा है कि हम ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि परमाणु हथियार बनाएंगे नहीं। दोनों पक्ष ईरान के संवर्धित यूरेनियम के निपटारे पर भी सहमत हैं। साथ ही ईरान के परमाणु साइट्स, यूरेनियम संवर्धन की सीमा, भविष्य में संवर्धन की अनुमति और ईरान की परमाणु जरूरतों पर इस बातचीत के दौरान जाहिर सी बात है विस्तृत चर्चा होगी कि ठीक है हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारी एनर्जी क्राइसिस का क्या, रिएक्टर तो बनाएंगे। इसके अलावा इस एमओयू के तहत दोनों पक्षों ने सभी मोर्चों पर, खासतौर पर लेबनान में सैन्य अभियानों की तत्काल और अस्थायी समाप्ति पर सहमति जताई। लेकिन सहमति तब होगी जब इजराइल तैयार होगा। साथ ही लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की प्रतिबद्धता भी इसमें शामिल है। ईरान इस क्लॉज को लेकर बहुत सख्त है और अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर करे। बातचीत में देरी का मुख्य कारण हाल ही में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हुई झड़प और इजरायली स्ट्राइक्स है, जिनमें लेबनान में दर्जनों लोग मारे गए थे। साथ ही एमओयू के मुताबिक ईरान ने 60 दिनों तक कमर्शियल जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी शुल्क सुरक्षित गुजरने की अनुमति देने का भी वादा किया। अमेरिका ने अपनी नौसैनिक ब्लॉकेड हटाने और ईरानी बंदरगाहों पर प्रतिबंधों में ढील की भी मंजूरी दी। एमओयू साइन होने के बाद मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक शिपिंग में कुछ सुधार जरूर देखा गया। हालांकि लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष और सीज फायर उल्लंघनों के चलते ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया, तो स्थिति फिर पहले वाली हो गई। इस मुद्दे पर भी जाहिर सी बात है आज की बैठक में बातचीत होने वाली है। इसके अलावा एमओयू के तहत अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सभी तरह के प्रतिबंधों को एक सहमत समय सारणी यानी टाइम टेबल के मुताबिक खत्म करने का भी वादा किया कि जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें हम फेज वाइज हटा लेंगे। तत्काल राहत के रूप में ईरानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उसके डेरिवेटिव्स के निर्यात पर छूट जारी कर दी गई है कि ये अभी हम पहली किस्त आपको छूट की दे रहे हैं, आगे का फिर बातचीत करके हम तय करते जाएंगे। इनमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं भी शामिल हैं। इससे ईरान को तुरंत तेल बेचने और राजस्व कमाने की इजाजत मिल गई है कि वो उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो। अब आज बातचीत के दौरान नए प्रतिबंध नहीं लगाने और इस शर्त को फाइनल डील से जोड़ने पर विस्तृत तौर पर चर्चा होगी और जो बाकी फ्रीज एसेट्स हैं उनको भी छुड़ाने पर। आखिर में एमओयू के तहत दोनों पक्षों ने अधिकतम 60 दिनों के अंदर पूर्ण और फाइनल समझौता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई। यह समय सीमा 18 जून से शुरू मानी जा रही है। इस 60 दिन के विंडो में मुख्य फोकस है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, सैंक्शंस राहत, फ्रोजन एसेट्स, $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्थायी प्रबंधन, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर स्थायी सीजफायर और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर 60 दिनों में डील नहीं होती है तो ईरान के लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। यानी जो ट्रंप करते रहे बार बार कि हर बात पर धमकी देना, हर बात पर धमकी देना, पहले ये टेम्पोररी डील पर धमकी देना, ये डील हो गई तो फाइनल डील को लेकर धमकी देना कि 60 दिन में कर ही लो नहीं तो फिर धुआं करेंगे, तो वो एक काम उन्होंने फिर से किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुपर 6 में वक्त है आज की टॉप 6 स्टोरीज का। पेपर लीक की वजह से एक बार फिर 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी है। इसके लिए देश के 551 शहरों में 5440 एग्जाम सेंटर्स और विदेश के 14 एग्जाम सेंटर्स पर एग्जाम का आयोजन हुआ। छात्रों को परेशानी ना हो इसके लिए बंगाल से लौटे पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 45 मिनट तक इंतजार किया। वहीं छात्रों को हो रही परेशानी के बावजूद बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। कोलकाता में पीएम मोदी ने 3 नेवी शिप आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को कमीशन किया। ये 3 नेवी शिप पूरी तरह से देश में ही बनाए गए हैं। इन तीनों जहाजों के कमीशन के बाद पीएम मोदी ने पूरी नेवी और इन अभियानों से जुड़े लोगों को बधाई दी और कहा कि दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। आने वाले समय में नई ऊर्जा के स्रोत भी समंदर से ही जुड़ेंगे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान राशि की चोरी के मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 6 दिनों तक चली इस जांच में ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा, टीनू यादव और गोपाल राव शक के दायरे में हैं। इन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। दरअसल एसआईटी को सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ और चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि कल सीएम योगी को शुरुआती जांच की रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। दल बदलने के मामले में उद्धव गुट के बागी सांसद नागेश पाटिल ने कहा कि वो सिर्फ एक शिवसेना से दूसरी में जा रहे, उन्होंने विचारधारा नहीं बदली बल्कि सिर्फ विकास के काम से जुड़ने जा रहे। बताया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वो स्पीकर ओम बिरला के साथ हुई बैठक की तस्वीरें भी जारी करेंगे। और अब नवभारत सुपर 6 में बात अगली स्पेशल स्टोरी।
आज हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर की उस पवित्र धरती पर जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, जहां माता रानी का जयकारा गूंज रहा है, हजारों श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े और सबसे ऐतिहासिक माता खीर भवानी मेले की शुरुआत हो चुकी है। 22 जून यानी कल खीर भवानी मेले के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ने लगी है। कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी के दरबार में रौनक है। प्रशासन की तरफ से मेले के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे सहयोगी साहिल सुहेल की यह रिपोर्ट आप देखिए। माता खीर भवानी मेले की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस समय तुलमुल गांदरबल में हूं और माता के दरबार के ठीक सामने मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों में के माध्यम से दिखाएंगे। देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े लोग इस माता खीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए आ पहुंचे हैं। विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों के लिए माता खीर भवानी एक आस्था का अहम केंद्र है। कश्मीरी पंडितों के लिए माता खीर भवानी कुल देवी हैं। ये माता दुर्गा का अवतार है और हर वर्ष 22 जून को यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित शामिल हो रहे हैं और इस मेले में के ज़रिए माता खीर भवानी के इस दरबार में हाजिरी लगा देते हैं, पूजा अर्चना होती हैं और सार बल के लिए यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए ये आस्था का एक अहम केंद्र है। 1990 की दशक से पहले बड़े भव्य तरीके पर इस मेले का आयोजन हुआ करता था। बाद में आतंकवाद ने जन्म लिया और आतंक की उस दहशत की वजह से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा और फिर कुछ समय तक वो सिलसिला रुक गया था। लेकिन अब धारा 370 के हटाए जाने के बाद, ख़ास तौर पर 2019 के बाद लगातार हर वर्ष माता खीर भवानी के इस दरबार में इस मेले का आयोजन होता है। भव्य तरीके से आयोजन होता है और हज़ारों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित है, साधु संत और श्रद्धालु जो है वो इस मेले में शामिल होने के लिए आप पहुंचते हैं। आप देखेंगे इस समय भी विशेष पूजा अर्चना हो रही है माता के दरबार में। ये सभी श्रद्धालु आप पहुंचे हैं और जो सामने कुंड आप देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कुंड के पानी का जो कल रंग होगा सुबह सवेरे, उससे आने वाले हालात के बारे में जम्मू कश्मीर में किस तरह की स्थिति रहेगी उससे संकेत मिलेंगे। तो ऐसे में इसी कुंड पर खीर का दूध का चढ़ावा होता है और इसीलिए इसे माता खीर भवानी कहते हैं। माता के मंदिर में मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा। देश विदेश से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने खीर भवानी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं से भी खास बातचीत की। सुनिए। माता खीर भवानी का मेला भव्य तरीके से शुरू हुआ है। माता के दरबार में हैं और हमारे साथ श्रद्धालु बातचीत के लिए मौजूद है। साहब बताएं अपना नाम, कहाँ से आए यहाँ पर, कैसा लगा दरबार में पहुंचे? मेरा नाम डॉक्टर कौशल राठौर है। मैं हार्ट सर्जन हूँ और मेरी डॉटर अद्विता राठौर। अभी हम पर्थ में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और देखिए हमारी किस्मत, हम कश्मीर एज ए टूरिस्ट आए और इतने सही समय पे जबकि ये मेला ऑर्गेनाइज होने वाला था। और जैसा कहता कि माता रानी, जब मैं 2 दिन पहले जब मेरी माँ से भोपाल से मिल के निकला, वहाँ भी वैष्णो देवी की बात हो रही थी और कोई कह रहा था कि माता जब बुलाती है तभी मौका मिलता है। और देखिए मैं आज यहाँ हूँ। आप मुझे बताइए, आप माता के दरबार में आई है, मेला शुरू हो चुका है, पहुँच के क्या भावनाएं हैं आपकी, कैसा लगा? मैं जहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे यहाँ पे। और दूर दूर से लोग आए, उन्होंने दर्शन किए हैं। उन माता रानी सबके ऊपर हमें आशीर्वाद ही दे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में माता रानी हमें फले और फूलें और नाम रोशन करें। मैं चाहती हूँ जो जनता अभी आ रही है, जनरेशन आ रही है, उनके लिए कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ आगे बढ़ें और नाम कमाएं। अब यहाँ माता खीर भवानी के दरबार में पहुँचे हैं, कैसा लगा, क्या भावना है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत क्या बने बहुत अच्छा है। हर वर्ष इस मेले में शामिल होते हैं? जी हाँ, यूजुअली हम आते रहते हैं, तो कभी कभार स्किप हो जाता है, तो वैसे तो हम आते रहते हैं यहाँ पे। इस बार कैसी व्यवस्था लगी? जी इस बार पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था दिख रही है। मतलब अभी मैं जैसे देख पा रही हूँ बहुत अच्छा है। कश्मीरी पंडितों के लिए माता खीर भवानी का मंदिर आस्था का ऐसा केंद्र है जहां हर साल 22 जून को लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर मेले की तैयारियों में हिस्सा लेते हैं। हमारे संवाददाता ने जब मंदिर के पुजारी से बातचीत की तो उन्होंने माता खीर भवानी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी बताया। आप भी सुनिए।
पंडित जी, सबसे पहले बधाई, बड़ा दिन है, माता खीर भवानी का मेला है। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और विस्तार से हमें समझाइए कितना अहम दिन है ये कश्मीरी पंडित समाज के लिए। कल का दिन हमारा अष्टमी